स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको कई अहम खबरें बताएंगे और सबसे पहले बात होगी कि देश में अब लॉकडाउन से 3 चरणों में बाहर आने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में अब आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इजाज़त मिल गई है, लेकिन 30 जून तक 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने दूसरे कार्यकाल के वर्षगांठ के मौके पर एक ध्वनि संदेश जारी किया। साथ ही उन्होंने देश के नाम चिट्ठी लिखी, देशवासियों का आभार जताया। कल मन की बात में भी वो अपने विचार देशवासियों से साझा करेंगे। साथ ही राहत की खबर ये है कि अगर मामले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे हैं, तो वही रिकवरी रेट में पिछले 24 घंटे में 4% का इजाफा हो गया है। तो ये एक बेहद सकारात्मक खबर है। जानेंगे हम कि देश और दुनिया में क्या हालात हैं कोविड-19 को लेकर, सभी राज्यों की क्या स्थिति है कोविड-19 को लेकर। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आज पहली वर्षगांठ है। 1 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी। सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी जारी की है और आभार जताया। प्रधानमंत्री की तरफ से ध्वनि संदेश भी जारी किया गया। इसमें प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पेश किया और देश में कोरोना की स्थिति पर भी बात की। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने अपनी एकजुटता से जिस तरह पूरी दुनिया को चकित किया, उसी तरह आर्थिक क्षेत्र में भी भारत नई मिसाल कायम करेगा। देशवासियों के नाम संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता पर भरोसा जताया है। केंद्र में बीजेपी नीति सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने चुनौतियों और सफलताओं पर बात की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर एक बार फिर जोर दिया। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने भारत को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा भारत। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के नागरिकों ने साबित करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फान चक्रवात पर बात की। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू
या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को लेकर देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में केंद्र सरकार ने देश हित में कई महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और कठोर फैसले लिए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने अपने पहले कार्यकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 का वक्त देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ करना अब भी बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के दौरान देश की विकास यात्रा से जुड़े लेख भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा दस्तावेज विकास, सशक्तिकरण और सेवा को लेकर सरकार की सामूहिक यात्रा की झलक है। उन्होंने लिखा कि देश की जनता ने बीजेपी नीति सरकार को बड़े पैमाने पर समर्थन दिया और केंद्र सरकार ने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए बड़े सुधार से जुड़े फैसले लिए। इन दस्तावेजों में 15 वर्ग शामिल हैं, जैसे कारोबार में आसानी, जीवन यापन में आसानी, स्वास्थ्य सुधार, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए और जोरदार शुरुआत की। इन फैसलों में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विकास की एक नई सुबह सुनिश्चित करना, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, किसानों और व्यापारियों को पेंशन सुविधा के जरिए सशक्त करना, अयोध्या मामले में शांतिपूर्ण समाधान शामिल हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि भारत में कारोबार करना पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा आसान हो गया है और ये सरकार की उन नीतियों का ही नतीजा है जिनके जरिए लाल फीताशाही को खत्म किया गया। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी भी इन दस्तावेजों में शामिल है। ये भी कहा गया है कि आर्थिक सुधारों से जुड़े केंद्र सरकार के साहसिक फैसलों ने भारत को सक्षम और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार के ऐतिहासिक फैसलों के चलते देश अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। इस बार मन की बात कार्यक्रम पहले से कुछ खास हो सकता है क्योंकि कल लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है, जबकि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार साझा करने को कहा था। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश कार्यक्रम में शामिल भी किए जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को सफल बताते हुए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व से भारत ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहेगा। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल के साथ केंद्र में 6 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है, बल्कि 6 दशक की खाई को पाट कर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है। ये 6 वर्ष का कार्यकाल गरीब कल्याण और रिफॉर्म के समांतर समन्वय की एक अभूतपूर्व मिसाल है। ईमानदार नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतिबिंब प्रधानमंत्री मोदी पर भारत की जनता का जो अटूट विश्वास है, वैसा विश्वास दुनिया में विरले ही देखने को मिलता है। मोदी सरकार को चुनकर भारत की जनता भी इन उपलब्धियों की सहभागीदार बनी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर वो मोदी सरकार के संदेशवाहक बन सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने वाले बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का उनके अथक परिश्रम और संगठन समर्पण के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अमित शाह ने कहा कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री ने पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को आत्मनिर्भर देश के रूप में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया। इस बड़े मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, केंद्र सरकार के निर्णयों की तारीफ भी की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने कोविड-19 के संकट काल में सरकार के कामों और फैसलों की तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर, हर कसौटी पर खरी उतरी है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। 1,70,000 करोड़ का प्रावधान गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किया था, जिसके तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति की राशि भेजी गई। पहले गरीब रहता था फाके में, अब धन जाता है सीधे उसके खाते में। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने न सिर्फ अपने देश में दूरदर्शी नीतियों पर तमाम योजनाओं के जरिए देश को मजबूत किया है, बल्कि संकट काल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी ने भी भारत से उम्मीद की, देश ने उसको पूरा किया है। कोरोना के संकट काल में भारत ने 113 देशों की
दवा के जरिए मदद की। दशकों से अटके फैसलों को लेकर निर्णायक भूमिका निभाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की कार्यशैली की तारीफ की। उन्होंने उन फैसलों का भी जिक्र किया जिनका देशवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मोदी जी के नेतृत्व में एक वर्ष में अनुच्छेद 370, नागरिक संशोधन कानून, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, 3 तलाक जैसे लंबित मामलों को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाधान देकर देश की एकता और अखंडता को मजबूती देने का काम किया है। इससे पहले शनिवार सुबह उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर पार्टी के मुखपत्र कमल संदेश के जरिए हिंदी और अंग्रेजी की किताब का विमोचन किया। बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। This has been a year of accomplishments and also we have faced unimaginable challenges also. और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीज़ों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल अगर बहुप्रतीक्षित सुधारों और न्यू इंडिया के आधारभूत ढांचे को स्थापित करने वाला था, तो वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष कड़े और बड़े फैसलों और चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जाना जाएगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। The last man waiting in the last queue, who had been waiting for the last 70 years, and in fact he had been receiving due attention and care since 2014, and that program was further extended. The series of public welfare programs, be it Ayushman Bharat, be it PM Kisan Nidhi, and the targets were further achieved in spite of all the constraints. And thirdly, it was also a year when India's stature in the world arena went much higher than it was before, and Prime Minister Narendra Modi has emerged as a world leader of a stature which India had never seen before. ये भारत के लिए गौरवशाली अध्याय रहा है। बहुत मेजर परिवर्तन आए हैं। पिछले 1 साल में भी देश के लिए प्रमुख समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा में बहुत बड़े प्रयास हुए, लेकिन उसी दरमियान कोविड का संकट आया। तो कोविड से जूझने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का एक नया परिचय दिया। पीपीई, स्वैब स्टिक, लैब्स या हर कोई चीज़, मास्क, हर चीज़ बाहर से लानी पड़ती थी, वेंटिलेटर भी। आज सभी चीज़ें भारत में बनने लगी। यह मेक इन इंडिया का नया आविष्कार और विश्वास है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में
धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीवन जीना सीखना होगा, क्योंकि वायरस के लिए अब रोकने वाला बटन नहीं बल्कि हर एक को रीसेट बटन दबाना होगा। उपराष्ट्रपति ने ये बातें एक हिंदी दैनिक अखबार में कोरोना वायरस को लेकर लिखे लेख में कही। कोरोना के समय में जीना जीवन के लिए पहले जैसा नहीं है। इस वायरस ने जीवन को स्थिर कर दिया है और जब तक कि इसकी वैक्सीन खोजी नहीं जाती तब तक हमें कोरोना के बाद के जीवन में कठिनाई देखने को मिलेगी। एक हिंदी दैनिक अखबार में कोरोना वायरस को लेकर लिखे लेख में उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उन्होंने लिखा है कि विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ युद्ध लंबे समय तक लड़ा जाना है, क्योंकि वैक्सीन ढूंढने में काफी समय लग सकता है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करते हुए लोगों के जीवन की रक्षा करना प्रमुख चुनौती बन गया है। कोरोना को लेकर सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में लिखा है कि वायरस के प्रकोप से बचने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। हमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी और सार्थक तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहने और समर्थन करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को लेकर उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था महामंदी को झेल रही है। उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों को अत्यंत सुरक्षा उपायों के बीच वापसी करनी होगी। प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि ऐसे प्रयास होने चाहिए कि प्रवासी लोगों को आश्वासन देकर उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। साथ ही उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वायरस के प्रकोप ने देश के सहकारी संघवाद को सबसे अच्छे रूप में प्रकट किया है और केंद्र और राज्य स्तर के नेतृत्व में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समानियोजित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड करीब 8,000 नए मामले सामने आए हैं और 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में एक दिन में 4% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 42.88 से बढ़कर 47.40% तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में 11,264 लोग ठीक हुए हैं। इस बीच कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 1,73,763 हो गई है। इनमें करीब 86,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,964 नए केस सामने आए हैं और 265 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 82,370 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। कोरोना के मामलों में एक दिन में उच्चतम वृद्धि की बड़ी वजह देश भर में बड़े पैमाने पर नमूनों का परीक्षण होना है। परीक्षण का दायरा बढ़ने से आने वाले दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या में वृद्धि जारी रह सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 30 मई को सुबह 9 बजे तक कुल 36,11,599 नमूनों का परीक्षण किया गया है। 10 दिन पहले तक जहां देश में रोजाना 1 लाख टेस्ट हो रहे थे, वो अब बढ़कर 1,27,000 के पार हो गई है और पिछले 24 घंटे में 1,27,761 नमूनों का परीक्षण किया गया है। देश में इस वक्त कोविड-19 के परीक्षण के लिए 662 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। इसमें 462 सरकारी और 200 निजी लैब हैं। वहीं पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने और मौत की दर में कमी दर्ज की गई है। 20 मई को कोरोना से मौत की दर जहां 3.09% थी, वहीं 30 मई तक नीचे आकर लगभग 2.86% पर आ गई है। मौत के मामलों की दर में कमी की बड़ी वजह समय पर संक्रमण के मामले की पहचान और उनका उपचार है। इसी तरह रिकवरी दर 20 मई को 39.62% थी, जिसमें लगातार सुधार दर्ज किया गया और ये 30 मई तक 47.40% हो गई।
सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित राज्यों में अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले एक दिन में 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं तमिलनाडु में 870 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में अब तक 62,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 26,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहां 2098 लोगों की इससे मौत हुई है। बात करें गुजरात की तो यहां अब तक करीब 16,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं तो 8,600 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 980 लोगों की इससे मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 17,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं 398 लोगों की इससे मौत हुई है तो 7,800 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। राजस्थान का रुख करें तो यहां 8,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण मामले सामने आए हैं। 184 लोगों की इससे मौत हुई है और 5,200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं जहां 20,200 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 11,300 से ज्यादा लोग तमिलनाडु में ठीक हुए हैं जबकि 154 लोगों की यहां इससे मौत हुई है। गोवा के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी है। 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि गोवा अपने प्राकृतिक सौंदर्य और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। गोवा के लोग अतिथि सत्कार, सद्भाव और भाईचारे की भावना के लिए जाने जाते हैं। मेरी कामना है कि आने वाले वर्षों में ये सुंदर राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी गोवा वासियों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, लोगों के प्यार भरे व्यवहार और अपनी जीवंत संस्कृति से गोवा सहज ही पूरे भारत और विश्व के पर्यटकों का मन मोह लेने वाला है। गोवा अद्वितीय है। राज्य की खुशहाली व प्रगति के लिए मेरी अशेष शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी से स्वागत करने वालों की भूमि है। राज्य कई क्षेत्रों में भारत के विकास पथ को समृद्ध कर रहा है। मैं आने वाले वर्षों में गोवा की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और जितना भी हो सके कोशिश करें घर से कम बाहर निकलने के लिए और एहतियात ज़रूर बरतें जब भी आप बाहर निकलें। नमस्कार।